अररिया और बिहार की महान जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबसे बात करना चाहता हूँ, जो कि अररिया ज़िले के ताराबाड़ी थाना में घटित हुई। यह घटना इतना दर्दनाक, दुखद और अमानवीय है, जिसके बारे में सुनकर भी इतना दुख होता है। और जिस दिन से मैंने इस घटना के बारे में सुना, उस दिन से मुझे नींद नहीं आ रही। थाना के अंदर एक पुरुष और एक नाबालिग लड़की ने कैसे आत्महत्या कर ली। पुलिस वालों ने जब उनको दोपहर में ही उनको पकड़कर थाने में लाया और जो पुरुष थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और ये लोग कह रहे हैं कि जो नाबालिग लड़की है उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें थाने पर लाया गया था। तो जब आपने दोपहर में ही उनको पकड़ा, तो आप उस लड़की को पूछताछ करने के बाद उनको उनके घर पहुंचा देते, या फिर महिला पुलिसकर्मी की सुरक्षा में उनको रखते। जो रिपोर्ट आ रही है वह रिपोर्ट काफ़ी डरावना है कि एक थाने के अंदर कैसे आत्महत्या हो गया। पुलिस वाले क्या कर रहे थे वहाँ पर? पुलिस कहाँ गई थी? आखिर किस पुलिस वाले के भरोसे उस नाबालिग लड़की को थाने में छोड़ा गया था? और हाजत के अंदर जो व्यक्ति आत्महत्या किया, आत्महत्या करने के लिए वह सामान सब कहाँ से आया? यह सब बहुत कुछ सोचने वाली बात है। और इस मामले में ऐसा देखा जा रहा है कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइंस है, उनका पूरा उल्लंघन हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले में जांच हो और जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, क्योंकि अगर पुलिस या फिर प्रशासनिक जांच होगी तो यह पूरी तरह से अन्याय होगा, क्योंकि इसमें पुलिस वालों को साफ साफ बचा लिया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मामले में पूरी तरह से और गंभीरतापूर्वक जांच हो, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वह आज भी थाने में जाने के बाद ऐसा ही लगता है कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने के थाने में आ गए हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि यह एक लोकतांत्रिक देश का पुलिस स्टेशन है। मैं खुद इन पुलिस की जांच को देख चुका हूँ। पुलिस के नाम पर सिर्फ मजाक होता है, जांच के नाम पर सिर्फ मजाक होता है। और जिनके पास पैसा है वह पुलिस वालों से जैसा भी रिपोर्ट लिखवाना चाहे वह लिखवा सकता है, जो भी रिपोर्ट लिखवाना चाहे लिखवा सकता है। मैंने तो खुद अपने मामले में देखा है। मैंने एफआईआर किया, मुझ पर क्रॉस एफआईआर कर दिया गया, बिल्कुल झूठा एफआईआर। वहाँ जो तत्कालीन एसएचओ महोदय थे कौशल कुमार जी, मेरे साथ जो मारपीट की घटना हुई उससे 10 दिन 15 दिन पहले मैं लगातार एसएचओ महोदय को मैं लगातार फ़ोन कर रहा था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और एक दिन मुझ पर आक्रमण हो ही गया। और उसके बाद जब मैंने एफआईआर किया, 301 मेरा एफआईआर है, 302 क्रॉस एफआईआर कौशल जी ने कर दिया। और उसके बाद वही थाना अध्यक्ष कौशल कुमार जी, जब मेरी ज़मीन से मिट्टी काटा जा रहा था, मैंने थाना अध्यक्ष श्री कौशल कुमार जी को बार बार फ़ोन किया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कई दिनों तक फ़ोन किया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तब मैंने ऊपर के स्तर से प्रयास करवाया तो कार्रवाई हुई। लेकिन ये एसएचओ महोदय ने मुझ पर एक और एफआईआर कर दिया। एफआईआर क्या किया
144 का उल्लंघन। जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने 144 का उल्लंघन कैसे कर दिया? तो वहाँ पर इस तरह से एफआईआर होता है। अगर आपके पास पैसा है, किसी के ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। और अभी मैं कह रहा हूँ, ये जिस 144 के उल्लंघन के बाद जो मुझ पर 188 लगाया गया, मैंने बेल करवा लिया और उसके बाद आज कई महीने बीत गए, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया। पहले मुझे बताया जा रहा था कि आपने रिकॉल नहीं दिया इसलिए चार्जशीट नहीं हुआ। मैंने रानीगंज थाना के एसएचओ महोदय के हाथ में रिकॉल दिया। अब वो क्या बहाना बना रहे हैं जो आईओ महोदय हैं कि मुझे नहीं मिला। अब एक नई कहानी आ रही है। अब पता चल रहा है कि चार्जशीट करवाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। और पुलिस किस तरह से जांच करती है मैं आपको बताऊं। अभी जब मैं चुनाव लड़ने जा रहा था, मुझे एक एमएलए के भाई ने जान से मारने की धमकी दी आज, और उसकी रिकॉर्डिंग हमने अररिया के जिलाधिकारी महोदया, एसपी महोदया को रिकॉर्डिंग भी दिया, आवेदन भी दिया। आज तक क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो इस तरह से वहाँ पुलिस काम करती है, इस तरह से। और इसी तरह से मैंने भ्रष्टाचार के कई हमने आवेदन दिए। वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ग्राउंड पर जाते हैं और सीधा रिपोर्ट लिख देते हैं कि सारे आरोप निराधार है। और आरोप कैसे? और सारा सबूत है, सारा तथ्य है, कुछ नहीं देखना। इसलिए वहाँ के पुलिस या वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अगर इस मामले की जांच करेंगे तो इसको पर्दे में डाल दिया जाएगा। और इस मामले की जांच होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल पुलिस वाले किसी को थाने में ले जाएंगे, रात भर रखेंगे, अगले दिन पता चलेगा कि उसने आत्महत्या कर लिया। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि उन दोनों को आत्महत्या करना पड़ा? और आत्महत्या करने के लिए जो सामान हाजत के अंदर था, वह सामान वहाँ कैसे आया? यह सब जांच का विषय है। आपको क्या लगता है वहाँ के पुलिस पदाधिकारी या प्रशासनिक पदाधिकारी इस बात की जांच करेंगे? जांच करने के बाद सब कुछ मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कोई जांच नहीं होगा, कोई न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, तभी यह तथ्य बाहर आएगा। और इस तथ्य का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल मुझे ही पुलिस थाने में ले जाएगी, किसी आरोप में बंद कर देगी और अगले दिन वो डिक्लेयर कर देगी कि उसने सुसाइड कर लिया। पूरी तरह से बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा है। कोई न्याय होता है वहाँ पर क्या? एक तो कोई कमज़ोर व्यक्ति का एफआईआर थाना नहीं लेता है। अगर किसी कमज़ोर व्यक्ति ने एफआईआर किसी तरह से करवा दिया तो उसके ऊपर कई क्रॉस एफआईआर हो जाता है। इसलिए मुझे वहाँ के पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इसका निष्पक्ष जांच होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका निष्पक्ष जांच नहीं हुआ तो ये पुलिस वाले मनमानी करते रहेंगे। वहाँ पर पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वहाँ पर पुलिस अपराधियों की सुरक्षा करती है। खास करके मैंने तो अपने केस में यही देखा। मैं 2009 से वहाँ लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी लड़ रहे थे, तो मैंने देखा है कि वहाँ के पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी गलत लोगों की सुरक्षा करते हैं। कुछ पुलिस पदाधिकारी अच्छे थे। पहले अररिया के एक एसपी थे विनोद कुमार जी, वो बहुत अच्छे आदमी थे। उसके बाद शिवदीप लांडे जी आए, वह भी बहुत अच्छे थे। उनके समय में कुछ न्याय भी हुआ, कुछ अपराधियों को जेल भी भेजा गया, निर्दोष लोग अच्छी तरह से जीना शुरू हो गए थे जो आम नागरिक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और आज की परिस्थिति में वहाँ क्या हो रहा है? इसलिए मैं अररिया और बिहार के लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं जाने दीजिए। वहाँ की पुलिस, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी या वहाँ के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं,
वह लोग कोशिश करेंगे कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, लेकिन नहीं, यह आपके और आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप चुप रहे तो इसी तरह से पुलिस किसी को कल पकड़ करके ले जाएगी, थाने में बंद करेगा और अगले दिन डिक्लेयर कर देगा कि उसने आत्महत्या कर लिया। जो सीसीटीवी कैमरा वहाँ का दिखाया जा रहा है वह अधूरा, पूरा सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाए, पूरा दिन का, पूरा दिन और पूरी रात का सीसीटीवी कैमरा लोगों को दिखाया जाए, फिर सच पता चलेगा। और मैं तारावाड़ी, पलासी, सिकटी और अररिया के लोगों से और बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि अगर ऐसी कोई घटना घटे कभी भी तो आप लोग हिंसा नहीं कीजिए, तोड़ फोड़ नहीं कीजिए। जैसे तारावाड़ी में हुआ, कुछ उपद्रवी लोगों ने थाने में जाकर के तोड़ फोड़ किया, आगजनी भी किया। ऐसी घटना करके आप लोग गलत पुलिस वाले और गलत प्रशासनिक अधिकारी की मदद करते हैं। अब उन लोगों को एक बहाना मिल गया। और आप लोगों ने जो तोड़ फोड़ की या आगजनी की, वो किसकी संपत्ति थी? पुलिस वालों की थी या प्रशासनिक अधिकारी की थी? वह हमारी संपत्ति है, उनकी सुरक्षा करना हमारा अधिकार है। और इस तरह से काम करके या जो उपद्रव आप लोगों ने किया, चाहे जिसने भी किया है, जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं किया होगा, या कुछ उपद्रवी लोग हैं जो इस तरह के माहौल का फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों ने पुलिस की मदद की है। ये उपद्रवी लोग ऐसा करके थाने में आगजनी करके तोड़ फोड़ करके ये लोग पुलिस की मदद करते हैं। मेरा भी नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, मुझे भी वहाँ के नोडल ऑफिसर, एडीएम या जो महिला अधिकारी थी, डीडीसी या डीसीएलआर जो भी था, वहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया ताकि मैं कुछ गलत करूँ और मेरे खिलाफ एक्शन लेने का उनको बहाना मिल जाए। लेकिन मैंने अपने आप पर नियंत्रण रखा। मेरा इतना अपमान वहाँ किया गया था, लेकिन मैंने अपने आप पर नियंत्रण रखा, क्योंकि मुझे पता था कि यह कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं और मैंने उनको वह बहाना नहीं दिया। इसलिए हिंसा और तोड़फोड़ यह बिल्कुल गलत है। मैं हिंसा का कतई समर्थन नहीं करूँगा। हाँ, वहाँ पर अन्याय हुआ है, जिसमें पुरुष ने आत्महत्या किया और जिस लड़की ने आत्महत्या किया, उनके साथ अन्याय हुआ है और उनके परिवार वालों के साथ भी अन्याय हुआ है, और उस अन्याय के खिलाफ हूँ मैं। और जो भी पुलिस वाले इसमें हैं उसको दंडित किया जाए। और ये दंड सिर्फ यह नहीं होगा कि आपने निलंबित कर दिया, उसको टर्मिनेट किया जाए। जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनको नौकरी से टर्मिनेट किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चढ़ाया जाए। नहीं तो इसी तरह से गलत पुलिस वाले, अच्छे लोग भी हैं, मैं अच्छे लोगों का हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, जो अच्छे पुलिस वाले हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं या अच्छे नेता हैं, मैं उनका पैर छूने के लिए तैयार हूँ और हमेशा उनके सामने झुका रहूँगा। लेकिन जो गलत लोग हैं उनको दंड मिलना चाहिए। इसलिए इस केस में जो पुलिस वाले इसमें दोषी है उसको टर्मिनेट किया जाए। सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि इस आत्महत्या के लिए उन लोगों को बाध्य किया गया है। और यह सब तब होगा जब यह जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में होगी। वहाँ के पुलिस वाले या किसी प्रशासनिक अधिकारी को अगर जांच का जिम्मा दे दिया जाएगा तो सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप खुद इस मामले को गंभीरतापूर्वक लें, क्योंकि पुलिस वहाँ मनमानी करती है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मनमानी करते हैं। ये आम नागरिक को कुछ समझते ही नहीं है। इसलिए इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेना होगा और इसकी गहराई से जांच करनी पड़ेगी। धन्यवाद।